सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजेश्वरी विजय, कौटिल्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नया गांव कोटा से छात्र अध्यापिकाओं। आज हम पढ़ेंगे बीए बीएड थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य को। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि बीए बीएड थर्ड ईयर में हमारे आधुनिक काल है। हिंदी साहित्य को हमने 4 भागों में जो बांटा है वह हम कक्षागत पढ़ते हुए आए हैं। प्रथम वर्ष में हमने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ा, द्वितीय वर्ष में हमने रीतिकाल को पढ़ा और तृतीय वर्ष में हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे। आधुनिक काल को भी आगे कई भागों में बांटा गया है। उन 6-7 भागों का हम वर्णन आगे की कक्षाओं में करेंगे। आज हम जो आधुनिक काल का तीसरा भाग है, जैसा कि पहला भाग हमारा भारतेंदु काल, दूसरा द्विवेदी काल और जो तीसरा छायावादी युग आता है, हम उस युग की प्रगतियों को आज इस कक्षा में समझेंगे। छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, सभी को विदित है। छायावाद के प्रमुख कवियों में सबसे पहले नाम जयशंकर प्रसाद का ही आता है। तो उस संबंध में कुछ पंक्तियाँ लिखी है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति प्रधान व आचारक वक्रता के साथ स्वानुभूति की वृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। इसके भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति की छाया कांतिमय होती है। यह कहा है हमारे जयशंकर प्रसाद ने। किसके संबंध में? छायावाद के संबंध में। छायावाद की प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे पहले छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में हम बात करेंगे व्यक्तिवाद की प्रधानता। कवियों ने जो भी लिखा अपने आप को महत्व देते लिखा, अपने व्यक्ति को, अहम को, मैं को मान करके आगे बढ़े हैं। छायावाद कवि अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास और उसमें बड़े उत्साह के साथ काव्य के भाव व कला पक्ष के निज व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हुए आए हैं। अहम की भावना छायावादी काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता बन गई और इस प्रकार छायावादी काव्य में व्यक्तिक सुख दुख की अभिव्यक्ति खुलकर हुई है। मतलब अपने दुख का रोना ज़्यादा रोया है कवियों ने। जयशंकर प्रसाद का आंसू और पंत का उच्छ्वास और आंसू व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण माना जाता है। छायावादी कवि का हंसना और रोना रूढ़िगत संघर्ष बन गया। प्रणय प्रबुद्धि भारतीय का हास और रुदन है। निराला ने आत्मकथा के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों तथा आधुनिक पिचासों पर जबरदस्त प्रहार किया है। वह सरोज स्मृति में लिखते हैं, वे कान्य कुब्ज कुल्लाणहार खाकर पत्तल में करे छेद, करके कर कन्या अर्थ खेद। यह जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे, वह सरोज स्मृति अपनी पुत्री की मृत्यु पर उसकी स्मृति में उन्होंने लिखी थी और यह अपनी पुत्री के ससुराल वालों के ऊपर आक्षेप करते हुए पंक्तियाँ लिख रहे हैं। उनको कहीं न कहीं अंदर तकलीफ थी, अपनी व्यक्तिगत दर्द और भावना को उन्होंने इन पंक्तियों में उकेरा है। यही छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है कि व्यक्ति अपने दर्द को, तकलीफ को ज़्यादा रोता आया है। अगली लाइन में देखते हैं, छायावादी कवियों की भावनाएं रोने धोने तक सीमित रहती हैं। उनके भाव यदि केवल आत्म केंद्रित होते तो उनको इतनी व्यापक प्रेषणीयता कदा न आ पाती। निराला आगे लिखते हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुख निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति निराला कर रहे हैं। मतलब किसी बात को कह करके समझाने के लिए न जाने कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी, लेकिन निराला मात्र 4 पंक्तियों में अपनी बहुत सारी बातों को कह रहे हैं। समझने की आवश्यकता है। अगली विशेषता इसकी आती है प्रकृति चित्रण। सौंदर्य और प्रेम का चित्रण छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इस काव्य में प्रकृति पर चेतना का आरोप या मानवीकरण किया गया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा आदि छायावादी के सभी प्रमुख कवियों ने प्रकृति को नारी रूप में चित्रित किया है और सौंदर्य एवं प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इसी संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की हम कुछ पंक्तियाँ देखते हैं।
पगली हाथ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल। देख बिखरती है मणि राजी, अरी उठा ले बेसुध चंचल। मतलब यह प्रकृति को एक सुंदर सुंदरी के रूप में संबोधित कर रहे हैं कि प्रकृति के जब पत्ते टूट करके नीचे जमीन पर गिरते हैं तो वो उसे बोल रहे हैं कि हे पगली, प्रकृति को एक पगली युवती की तरह संबोधित करते हैं। कहना कि तेरा आंचल छूट के कैसे गिर रहा है, अरे इतनी मणियाँ नीचे गिर रही हैं, बेसुध चंचला इनको उठा ले। अर्थात वो प्रकृति को एक कन्या के रूप में संबोधित करते रहे हैं, उसका मानवीकरण करते रहे। तो प्रकृति को भी यहाँ पर चित्रण बहुत अच्छे भाषा में अच्छी पंक्ति में किया है। आगे हमारे गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं कि निराला की जूही की कली को भले ही कुछ लोग प्रकृति वर्णन का श्रेष्ठ उदाहरण माने, लेकिन हमारी दृष्टि से, अर्थात वो अपनी दृष्टि बता रहे हैं कि हमारी दृष्टि से वह पुरुष और नारी के संबंध और उसके संयम का ही चित्रण है। कवि प्राकृतिक सौंदर्य पर विमुग्ध होकर के रहस्यात्मकता की ओर विमुख हो जाता है। निराला कहते हैं कि मैं भूल गया निज सीमाएं, जिससे वह छवि मिल गई मुझे। निराला को तो पढ़ना और समझना अपने आप में, अपने मस्तिष्क में और अपनी शब्दावली को बहुत ज़्यादा विस्तार देने के लिए, अगर चाहिए आपको अपना विस्तार, बुद्धि का विस्तार चाहिए, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। निराला बहुत सुंदर पंक्ति में अपने भावों को लिखते हैं। अगली विशेषता की ओर देखते हैं तो यहाँ पर नारी सौंदर्य और उसके प्रेम का चित्रण है। छायावादी कवियों ने बहुत अच्छा चित्रण किया है। विशेषकर हम इसमें नाम लेंगे तो महार प्रसाद जयशंकर प्रसाद निराला जी हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जयशंकर प्रसाद जी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। छायावादी कवि का नारी चित्रण सूक्ष्म सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। इसमें स्थूलता और नग्नता का प्राय न के बराबर इसमें प्रयोग हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में जो चित्रण किया है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मधुर अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी अंग। कामायनी के अंदर जो हमारे मुख्य पात्र इसमें है, उसके ऊपर ही पंक्तियाँ लिखी हैं इन्होंने, श्रद्धा के ऊपर। ये सारी पंक्तियाँ श्रद्धा के ऊपर लिखी हैं। मनु जब उन्हें मनु और दूर से देखते हैं तो उनके लिए श्रद्धा के प्रति ये पंक्तियाँ वो लिखते हैं, जो नारी सौंदर्य को प्रतीत करती हैं। स्वच्छंदवादी होने के नाते इस कवि को प्रेम के क्षेत्र में जाति, वर्ण, सामाजिक रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, मिथ्या मान्यताएं और मर्यादाएं मान्य नहीं हैं। इसे लेकर निराला जी ने कहा है, दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव, पर केवल अपनाव से प्राणों में थे, एक थे। अगली विशेषता है रहस्यवाद। यह छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसे महादेवी वर्मा ने खूब लिखा है। आंतरिकता या अंतर्मुखी प्रवृत्ति मनुष्य को रहस्यवाद की ओर अग्रसर करती है। छायावाद की रहस्यवादी कवियों में यह तन्मयता, विरहानुभूति की तीव्रता नहीं जो कबीरदास में है। कबीरदास जी भी रहस्यवाद के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। कवि गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में, वीणा में पंत रहस्यवादी थे। पंत की रचना थी वीणा, उसमें उन्होंने रहस्यवाद के बारे में लिखा है। और गुंजन में वे प्रेयसीवादी या पत्नी या युगांत के बाद वह स्थूल भौतिकवादी, और यह बात निराला में भी मिलती है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है। छायावाद के लिए सिस्टिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद की बुनियाद पड़ जाती है। रहस्यवाद के क्षेत्र में दृढ़ता से पग बढ़ाई जा रही और उसकी अनुभूति की गहराई में सच्चाई विलक्षित होती है। देखिए, रहस्यवाद जो है वो एक ऐसा वाद है जिसके अंदर कवि अपनी अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि किसके प्रति करता है। वह अभिव्यक्ति ऐसे रहस्यमयी देवता, रहस्यमयी प्रियतम के प्रति होती है, जो कहीं भी कविता में प्रकट नहीं होती, बस अगम अगोचर जो होता है उसके प्रति होती है। इसीलिए कबीर, दादू जैसी विरह अनुभूतियों का प्रभाव जो है प्रेयसी प्रीतम का संबंध का चित्रण करते समय महादेवी वर्मा लिखती है। मतलब अपने, चाहे वो भगवान मान लीजिए, चाहे प्रीतम मान लीजिए, एक रहस्यवाद के रूप में लिखते हैं।
प्रिय चिरंतन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में, तुम मुझसे फिर परिचय क्या। ये लिखती है महादेवी वर्मा। रहस्य भावना एवं स्वतंत्रता प्रेम। छायावादी काव्य में रहस्य की भावना के साथ साथ स्वतंत्रता का आह्वान भी किया गया है। राष्ट्रीय जागरण के समय में पलने पनपने वाला को साथ साथ लेकर चला है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद पुकार उठते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। स्वच्छंदता। छायावादी कवि अहमवादी और व्यक्तिवादी होने के कारण विषय, भाव, कला, धर्म, दर्शन, समाज सभी क्षेत्रों में स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति को अपनाया उन्होंने। कवियों में मैं की शैली अपनाई, हालांकि उसमें मैं समूचा समाज समाहित था। छायावादी कवि में सौंदर्य चित्रण, प्रेम निरूपण, प्रेम, राष्ट्र प्रेम, वेदना, निराशा, अतीत प्रेम, कलावाद, प्रतीकवाद, व्यंजनावाद सब कुछ समाहित था। इस संबंध में पंत जी की बहुत सुंदर पंक्तियाँ और प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो मैं बता रही हूँ आगे। छोड़ द्रमों की मधु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, हे बाला तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन। यह प्रकृति का मानवीकरण करते हुए लिखा है पंत जी ने। अगली विशेषता की बात करते हैं हम, वेदना और निराशा। छायावाद युग में युगानुरूप वेदना की निवृत्ति हुई है। यह निवृत्ति कहीं कहीं पर वेदना के रूप में हुई है तो कहीं कहीं निराशा के रूप में। प्रसाद और महादेवी वर्मा काव्य को अभिव्यक्ति, वेदना, सेवावाद, मानवतावाद, आध्यात्म पर आधारित मानते हैं। महादेवी वर्मा ने तो वेदना की कवित्री भी कहा गया है महादेवी वर्मा को, क्योंकि उनकी हर कविता में कहीं ना कहीं कोई असीम शक्ति के प्रति दुख और बहुत ही निराशा के भाव और हमेशा एक रहस्यवाद रहा है। वे अपने जीवन की तुलना नीरभली बदली से करते हैं, प्रतीकों के रूप में करते हैं, बिंबों के रूप में करते हैं। उनकी एक पंक्ति है जो ये, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मैं मिट चली आज। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद ने आंसू कविता में लिखा है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये सब हमारे छायावाद की विशेषताएं हैं। अगली विशेषता आती है हमारी मानववाद। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के कई छायावादी कवि को साहित्य के समान धर्म, दर्शन आदि में भी रूढ़ियाँ और मिथ्या परंपराएं मान्य हैं। छायावादी कवि ने युग युग से अपेक्षित नारियों को सदियों की कारा से मुक्त कराने का स्वर अपनापा है। कवि कहता है, नष्ट हो गई उसकी आत्मा, त्वचा रह गई पावन, युग युग से अवगुंठित गृहिणी, रहती पशु के बंधन, सहती पशु के बंधन। अर्थात नारी के प्रति मानवता की भावना को उन्होंने दृष्टिगोचर किया है। इसमें आदर्शवाद भी कहा गया है। छायावाद में आंतरिकता की प्रवृत्ति की प्रधानता रही है। छायावादी के इस आदर्शवादी कल्पनात्मक दृष्टिकोण को उनकी कला पक्ष में भी सहज रूप से में देखा गया है। छायावादी कवि वाण्य चित्रण की अपेक्षा अपनी सहानुभूतियाँ अधिक यथार्थ और महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवाद जैसा कि हमारे प्रेमचंद की कविताओं में था, वैसे ही हमारे छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में डाला है। प्रतीकात्मकता तो महादेवी वर्मा की कविताओं की जान रही है। बिंब और प्रतीक बांधकर तो उन्होंने अपनी पूरी कविताएं लिख डाली है। वास्तव में प्रकृति छायावादी कवि के व्यक्तित्व जीवन का प्रतीक बन गई। निस्संदेह है इस काव्य में प्रकृति का उन्मुख चित्रण हुआ है, किंतु स्मरण रखना होगा कि प्रकृति का सर्वत्र मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया और उसका संवेदात्मक रूप चित्रित किया गया। इसमें जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, झंझाझंझोर गर्जना है, झंझाझंझोर गर्जन है। अब ये प्रतीक रूप में बादलों को लिए बोल रहे हैं। अगली है चित्रात्मक भाषा व लाक्षणिक पदावली। छायावादी कवियों ने इसको खूब प्रयोग किया है। छायावादी कवि प्रसाद आदि प्रकृति तत्व का मिलाया, निराला ने उसे उन्मुक्त छंद पंत दिया, पंत ने शब्दों का खराद कर चढ़ाकर सुडोल और सरस बनाया, तो वर्मा जी ने उसमें प्राण डाले। इन पंक्तियों के माध्यम से चित्रात्मकता की सहज छटा देखी जा सकती है। शशि मुख पर घूंघटा डाल ले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए। अंतिम विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं हम। एक आदत ही इसमें गयता, दूसरा अलंकार विधान। गयता का मतलब है कोई भी कविता के अंदर संगीत में उसका होना। छायावाद का काव्य
संगीत और छंद की दृष्टि से उच्च कोटि का था। कवि प्रणय, यौवन, सौंदर्य सब इसमें खूब भरे हुए थे और शैली जो थी वह ऐसी थी कि आप हर कविता को बड़ी सुंदरता के साथ गा सकते हैं। यह भी छायावाद की विशेषता रही है। और हमारा अलंकार विधान, छायावादी कवि ने अमूर्त को मूर्त और मूर्त को अमूर्त रूप में चित्रित करने के लिए नवीन उपागमों का, नवीन उपमानों का, उद्भावनों का प्रयोग किया। इसमें उपमा, रूपक, उल्लेख, संदेह, विरोधाभास, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, किसी भी अलंकार को उन्होंने नहीं छोड़ा। सभी का बड़ा सुंदर प्रयोग किया हुआ। तो हम देख रहे हैं, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भाव और भाषा दोनों के क्षेत्रों में छायावाद अपना अप्रतिम स्थान रखता है। व्यक्तित्व की स्वाधीनता, नैतिक आदर्श, राष्ट्रीय चेतना आदि सब इसमें छायावाद में देखे गए हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का विचार है कि इस कविता का गौरव अक्षय है। उसकी समृद्धि और क्षमता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है, क्योंकि एक तो हमारे आदिकाल का स्वर्णिम काल था भक्ति काल, और एक हमारे आधुनिक काल का स्वर्णिम काल है छायावाद। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इन दोनों के लिए बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ जो कही है कि इस कविता का गौरव अक्षय है और इसकी समृद्धि की क्षमता केवल भक्ति काव्य से ही की जा सकती है। तो इसी आधार पर कहा है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगी इसकी प्रवृत्तियाँ। सुनने के लिए और समझने के लिए ध्यानपूर्वक इसे दोबारा से पढ़ें। धन्यवाद।